बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हकीकत क्या है में मैं हूँ आगा साजिद शाह। नाज़रीन, एक एक करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडरान की ज़मानतें हो गई, कुछ मुकदमात में बरी हो गए, जिनमें एहसन इकबाल साहब, शाहिद खाकान अब्बासी, मोहतरम खादिम आला शहबाज शरीफ साहब, साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह और कुछ दीगर लीडरान ज़मानतें हो रही हैं, बरी हो रही हैं। क्या अब ये जो वॉशिंग मशीन है उसमें धुल के बाहर निकल आई हैं? अब इनका आने वाला फ्यूचर क्या होगा, स्टेटस क्या होगा? क्या इन पे जो करप्शन के एलिगेशंस थे वो साबित नहीं हो सके? कहा जाता है शहबाज शरीफ साहब तो अब इंटरनेशनली करप्शन से पाक हो चुके हैं। तो देखना ये है कि इमरान खान साहब ने जो नारे लगाए थे, जो उनके पास सबूत मौजूद थे, जो उनके पास डॉक्यूमेंटेशन मौजूद थी अपोजिशन के हवाले से, ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से, क्या वो फॉल्स एंड फेक थी? क्या वो अंदाज़े और तजुर्बे उसी तरह गलत साबित हुए जिस तरीके से 3 महीने की डेडलाइन दी गई थी इमरान खान साहब की जानिब से करप्शन के ख़िलाफ़, अपोजिशन के ख़िलाफ़, PMLN के लीडरान से पैसे लेने, हासिल करने, बाहर मुल्कों से पैसे लाने के हवाले से, कि फिर उन्होंने कहा कि हमें अंदाज़ा हुआ कि ये पैसे किस तरह लाए जाते हैं, हुकूमत कैसे चलाई जाती है, तो इतने कम टाइम में नहीं हो सकता। तो क्या इसी तरह ये अंदाज़े भी गलत हुए? इसके साथ साथ बात करेंगे कि बल्दियाती इंतखाबात में जो नून लीग ने एक वाज़िया अक्सरियत हासिल की, क्या ये पैगाम है कि आने वाली हुकूमत, आने वाला इलेक्शन नून लीग के हक़ में जा सकता है? ऑल दो कि जो कश्मीर इलेक्शंस हुए उस हवाले से कहा जाता था जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसी ने ये इलेक्शन जीतने होते हैं, लेकिन हमने देखा ज़िमनी इंतखाबात में भी और बल्दियाती इंतखाबात में भी कि कुछ नताइज पहले की निस्बत मुख्तलिफ नज़र आए। वजूहात क्या हैं? लेकिन एक तरफ तो बात चल रही है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आने वाले टाइम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत संभालेंगे। दूसरी तरफ कुछ इख्तलाफात के साथ मरियम नवाज़ भी इस पार्टी को लीड कर रही हैं, लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कई दफ़ा ये धमकाया है अपने लीडरान को, अपने रहनुमाओं को, कि वो अगर गद्दारी करेंगे पार्टी के साथ तो वो तैयार हो जाएं। हाल ही में ज़ुबैर उमर साहब जो गवर्नर सिंध रह चुके हैं, गवर्नर सिंध हैं, उनकी जो वीडियो लीक हुई है उस हवाले से, वो वीडियो क्या उसी कड़ी का एक सिलसिला है जो धमकियां दी जाती थी? और ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, जुडिशरी और कुछ दीगर आला क़यादत की भी कुछ डेटा मौजूद है। तो क्या ये इसी सिलसिले का एक हिस्सा है? इस हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे और साथ साथ बात करेंगे महंगाई के हवाले से। महंगाई का जिन जो हर रोज़ बढ़ता जा रहा है, काबू नहीं आ रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। हम देख रही हैं डॉलर 170 पे पहुंच गया और पेट्रोल 128 पर। ये इनकी ब्रेकें कहाँ लगेंगी? प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है रहनुमा PTI आसिफ अब्बासी साहब ने, जबकि इनके साथ मौजूद हैं PMLN लॉयर्स फोरम के जनरल सेक्रेटरी काजी हफीजुर रहमान एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले काजी साहब आपसे जानना चाहूँगा कि जनाब ये थोड़ा सा हमें गाइड कीजिएगा इस हवाले से कि जो ज़मानतें हुई हैं आला क़यादत की, क्या समझते हैं वाकई ये लोग बरीउज़ ज़िम्मा थे, इनके ख़िलाफ़ एलिगेशंस थे, या अब कुछ हालात बेहतर होते ही दिखाई दे रहे हैं? कि पहले जैसे नून लीग का एक बयानिया रहा है हमेशा से कि नैब और नियाजी गठजोड़ है, ये एलिगेशंस हम पर लगाए जा रहे हैं, और आला क़यादत का पाकिस्तान से बाहर जाने की बीमारी के साथ साथ मेन रीज़न भी ये थी कि हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं है, लेकिन अब कुछ बाजी पलटती दिखाई दे रही है। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू साजिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए जी कि जो भी एलिगेशंस होते हैं, हमारी कौम की ये बहुत बड़ी बीमारी है, और हम एलिगेशंस की बुनियाद पे किसी को गलत या सच कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। अब अगर आप देखें मियाँ शहबाज शरीफ साहब और उनके बेटे सुलेमान शहबाज के बारे में, तो 17th मंथ की लॉन्ग प्रोब हुआ है, उसमें इन्वेस्टिगेशन हुई हुई, और इन्वेस्टिगेशन भी नेशनल क्राइम एजेंसी ने की, और जिसने 20 साल के पिछले जितने एसेट्स थे दोनों बाप बेटे के, वो उन्होंने उसको एक एक अकाउंट को, एक एक ट्रांजैक्शंस को देखा। तो उसके बाद उनके अकाउंट्स जो उनसे अनफ्रीज कर दिए गए, जो कि पहले फ्रीज किए गए थे। देखिए एलिगेशंस कुछ और चीज़ें हैं। खाकान अब्बासी साहब के ऊपर भी वो झूठा मुकदमा था,
राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर भी झूठा मुकदमा है, बाकी लीडरान के ऊपर भी झूठे मुकदमात हैं। ये मुकदमात उस वक्त इस वजह से बनाए गए, मीडिया ट्रायल हमारे खिलाफ किया गया, हमारी क़यादत के खिलाफ मीडिया ट्रायल किया गया कि किसी भी तरीके से इनको मीडिया ट्रायल करके, ये रिगिंग की एक किस्म थी जो प्री प्लान रिगिंग थी, जिसकी वजह से, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब भी चौथी दफा भी वजीर आजम होंगे। ये सारे एलिगेशन थे। अब बाहर की एजेंसीज तो झूठ नहीं बोल रही ना कि मियां शहबाज ने कोई करप्शन करके करप्शन का पैसा यहाँ पे नहीं लाया और उनका अकाउंट अनफ्रीज कर दिया गया है। आप ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ नून लीग के खिलाफ जितने मुकदमात बनाए गए वो झूठे थे, फॉल्स थे, फेक थे, लेकिन खुद जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ बने या दीगर पार्टीज़ के जो अहदेदारान हैं उनके खिलाफ अगर कोई मुकदमात बने हैं, जरदारी साहब हैं या बाकी लोग हैं, तो वो किसी हद तक दुरुस्त थे? सिर्फ नून लीग के हवाले से आपने बात की है। लेकिन अब आप थोड़ा सा सिनेरियो में चले जाए ना, 2012 के सिनेरियो में चले जाए। अब 2012 के बाद का जितना सिनेरियो है, नेशनल एजेंसीज ये कह रही हैं कि उस वक्त पाकिस्तान में जो करप्शन है वो ख़त्म हुई है। और ये मैं नहीं कह रहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एजेंसीज कह रही है कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाली थी, 137 पॉइंट पे था पाकिस्तान 180 ममालिक में से। वो नीचे आते 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 जिस वक्त करप्शन का रोला डाला गया और कंटेनर पे खड़े होकर करप्शन करप्शन के नारे लगाए गए, उस वक्त पाकिस्तान का 137 पॉइंट से 116 पॉइंट पे आ चुका था। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि अब वही करप्शन फिर इंक्रीज करके 124 पे चली गई है। आप बेहतर जानते हैं कि पिछले साल ये 120 पे थी, 4 पॉइंट इस साल बढ़े, मीनिंग देयर बाय कि 18, 19, 20 में मुल्क में करप्शन का इजाफा हो गया है। और इस वक्त करप्शन कौन कर रहा है? अब वो पिछले 5 साल, उन 5 सालों का मुवाजना आप इन 5 सालों के साथ करें। मैं आपको फिर दोबारा से कह सकता हूं कि जो पनामा लीग है या जो डॉन लीग है, ये सिर्फ और सिर्फ अजम्पशंस पे हैं। आप भी ये बेहतर जानते हैं कि 92 के, 90s के, 80s के टैक्स रिटर्न्स की जो स्टेटमेंट्स हैं वो कोई बंदा भी क्लियरली नहीं दे सकता। आप नहीं दे सकते, मैं नहीं दे सकता कि जी आज से 10 साल पहले हमारी टैक्स रिटर्न्स कितनी थी, इनकम कितनी थी, इन आउट कितनी थी, एसेट्स कितने थे। उसकी बुनियाद पे ये केसेस बनाए गए और इंशाल्लाह ये सारे के सारे केसेस आप देखेंगे ये सब के सब झूठे साबित होंगे। जहांगीर तरीन साहब के ऊपर केसेस हुए हैं, जरदारी साहब के ऊपर सरे महल का केस है। काजी साहब आप हमारी आवाज़ सुन सकते हैं? तो अगर उनके भी पास बेगुनाही के सबूत होंगे तो वो सामने लाएंगे, तो अदरवाइज दे हैव टू फेस द म्यूजिक। अब ये जो उनके जहांगीर तरीन के खिलाफ तो अब इस हुकूमत में भी केस बन गया चीनी करप्शन का, उसके बारे में या बाकी केसेस बन रहे हैं, इनके बारे में इनका क्या ख्याल है? हकीकत तो ये है कि इस इमरान न्याजी और इसके जो जितने भी पैरोकार हैं, इनके गिर्द करप्ट टोला इकट्ठा हो चुका हुआ है, जो कि जितने पार्टी से निकाले गए बंदे थे करप्शन की बुनियाद पे, वो सब इकट्ठे हो गए ये करप्शन फ्री कैसे माशरा बना सकते हैं। इसी वजह से तो आज पाकिस्तान का अवाम, बच्चे का बच्चा, बड़े से बड़ा, बूढ़े से बूढ़ा, किसान, वकील, जज, आर्मी वाले सब इस शख्स से तंग आ गए हैं। एक चीज़ की समझ नहीं आ रही काजी साहब, एक चीज़ की समझ नहीं आ रही, 3 साल 3.5 साल गुजरने को हैं। अब जब आला क़यादत को, नून लीग की आला क़यादत को, कुछ को बरी किया गया, कुछ को ज़मानतों पर रिहा कर दिया गया, तो बयानिया ये आ रहा है कि फॉल्स एंड फेक केसेस थे जो प्रूव नहीं हो सके। तो मुझे इस हवाले से बता दीजिएगा कि फिर आला क़यादत बाहर क्यों गई और ये बयानिया हमेशा क्यों रहा कि हमें इस जुडिशरी पे, इस नैब पे और इस सिस्टम पे एतबार नहीं है? आपको अरशद मलिक साहब का, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, अरशद मलिक साहब के सारे मामलात आपको पता है, वो वीडियो पता है। और उस वक्त हमारे जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का जो बयान आया था और उन्होंने रावलपिंडी बार के अंदर आके एक बहैसियत है जस्टिस, वो रावलपिंडी बार में आए थे और उन्होंने आके कहा था कि बाहर के लोग आके दफातर में बैठ जाते हैं और आके वो फैसले करवा रहे हैं और इसी वजह से मैं ये पोजीशन छोड़ रहा हूँ। ये बात तो आपके भी सामने है और पूरी पाकिस्तानी अवाम के सामने भी है। क्या शौकत अजीज सिद्दीकी साहब झूठ बोल रहे थे? क्या बकाया लोग झूठ बोल रहे थे कि ये जो खलाई मखलूक आ जाती है या बाहर के लोग आके जजिस के चैम्बर में बैठ जाते हैं, यही वजह है कि हमारी क़यादत बाहर गई है। मुझे बता दीजिएगा, क्या अब भी जो रहनुमा आला क़यादत में, फिर कहूँगा, जो बरी हो रहे हैं, जमानतें हो रही हैं, अब भी फैसले लिखवाए जा रहे हैं? फिर नहीं, अब फैसले लिखवाए नहीं जा रहे। एस्टेब्लिशमेंट को नजर आ गया कि जो कठपुतली उन्होंने सामने बिठाई थी वो बिल्कुल फेल हो गई है। तो अब किसी ना किसी तरीके से अब एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी मुख्तलिफ कुव्वतें मौजूद हैं, जो एक शख्स को अगर कोई आगे ऊपर आके बैठ गया और वो अपनी मर्जी से एस्टेब्लिशमेंट को चला रहा है तो उनको पाकिस्तान भी बचाना है। वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है,
पाकिस्तान के हक में है, उन्होंने पाकिस्तान को भी बचाना है और उनको ये मालूम हो गया है कि ये शख्स पाकिस्तान नहीं चला सकेगा और इसके इर्द गिर्द जितना टोला है ये सिर्फ नारे लगाने वाले हैं। अगर आप नारे लगवाने हैं और आपने किसी से वैसे प्लानिंग लेनी है तो सबसे अच्छी प्लानिंग जो आपको देता है और जो नारे लगाता है वो आप कहीं भी बाहर चले जाएं, कोई भी नशई आदमी बैठा हुआ होगा वो आपको 1 मिनट में चांद के ऊपर पहुंचा देगा। वो अपनी जगह ये समझ रहा होता है कि पता नहीं मैं इस वक्त सबसे आला हूं और यही हालात है, सॉरी टू से यही सब कुछ। बिल्कुल ठीक हो गया। काजी साहब ने बड़ी अच्छे अंदाज में पार्टी के बयानी को डिफेंड भी किया और लॉजिकल भी गुफ्तगू की। नाज़रीन वक्त हुआ ब्रेक का, वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आसिफ अब्बासी साहब से जानेंगे इसी हवाले से कि क्या अब भी फैसले लिखवाए जा रही है, इनका क्या ना क्या है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी काजी साहब से। काजी साहब ने कहा कि जो पहले फैसले लिखवाए जाते थे, ज़बरदस्ती लिखवाए जाते थे, जुडिशरी पे नैब पे हमारा एतबार नहीं था, लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट को समझ आ गई है कि मामलात कैसे चलाने हैं। अगला 5 साला नवाज शरीफ साहब का है। नवाज शरीफ चौथी बार आगे दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। इसी वाले से बात करेंगे आसिफ अब्बासी साहब से। क्या कहते हैं आसिफ साहब? इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम व सल्लि अलैहि। शाह साहब, बात यह है कि मियाँ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मेरा ख्याल है कानून नहीं है ऐसा। पाकिस्तान का कानून इस चीज़ की, या कॉन्स्टिट्यूशन अब जो चेंजेस आई हैं उसमें ऐसी इजाज़त नहीं है, और ताहयात नाअहल हुए हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो वो केसेस फेक थे या जो है जिस तरह मेरे भाई बोल रहे थे उस बारे में मैं तो क्योंकि ये अदलिया का मामला है, मैं इस बारे में कोई ऐसी बात नहीं करूँगा, क्योंकि हम रूलिंग पार्टी में हैं इस वक्त। तो ऐसा बयानिया जो है वो हमारे लिए जो है बेहतर नहीं है। तो वो मियाँ साहब यहाँ से बाहर जा चुके हैं, उन्हें चाहिए कि वो यहाँ पर आएँ जब केसेस फैसले इनके हक में अब हो रहे हैं और अब फैसले ठीक हो रहे हैं बकौल जिस तरह आप लोग फरमा रहे हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट अच्छे फैसले कर रही है। एस्टेब्लिशमेंट अगर अच्छे फैसले करवा रही हैं बकौल भाई के, तो वो जो है वापस आएँ और अपने केसेस को फेस करें, क्योंकि पहले तो इनका मामला अब यहाँ पर अटका हुआ है कि लीडर कौन है। मियाँ साहब हैं, मरियम बीबी हैं, या जो है वो छोटे मियाँ साहब हैं। तो बाकी NCA वगैरह का जो मामला है ये इन्वेस्टिगेशन ना पाकिस्तान ने करवाई है, ना कोई इस तरह के इंटरनेशनल फोरम्स पे भी सारों को मालूम। मुझे इस बारे से बताइएगा कि मैंने जैसे काजी साहब से भी सवाल किया कि एक एक करके लीडरान बरी हो रहे हैं, ज़मानतें हो रही हैं। आप क्या कहते हैं कि न्याज़ी साहब के पास, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास जो इन्फॉर्मेशन थी, जो डॉक्यूमेंटेशन थी, वो इस कदर कमज़ोर थी, फॉल्स थी, या अब उनको तनहा किया जा रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बेसिकली देखें, खान साहब का बयानिया करप्शन फ्री पाकिस्तान, राइट। हम ये जो केसेस हैं ये तो PTI गवर्नमेंट ने तो इन पर कोई केस नहीं किया अभी तक। तो ये जितने केसेस थे ये केसेस तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने या उससे पिछली गवर्नमेंट्स ने जो है वो इनके ऊपर किए हुए थे। उसी केसेस को लेकर ये सिस्टम आगे चल रहा है। अभी तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट इलेक्शन जो है साल 1.5 साल रह गया, बहुत नैब ने बहुत काम किया है, डेटा कलेक्ट किया है, FIR इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई हैं, अरेस्टमेंट्स हुई हैं, फिर ज़मानतें हुई हैं। आप रना सनाउल्लाह साहब के केस के हवाले से देख लें, बाकी चीज़ों के हवाले से देख लें कि ये आप क्या समझ रही हैं। फिर कोई ग्रीन सिग्नल मिलने जा रहा है, कुछ ऐसी सेटलमेंट होने जा रही है? देखिए सर, इलेक्शन करीब है, साल रह गया और इंशाल्लाह इलेक्शन होगा, और मैं तो उम्मीद ये करता हूँ, और इंशाल्लाह जिस तरह मामला चल रहे हैं 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएंगे हम, क्योंकि इनका बयानिया बीच में तफर्रुक है। इनका बयानिया जो है ना वो कभी बैलेंस्ड है, कभी डिसबैलेंस है, और पार्टी के अंदर जो है पहले तो 2 अब नज़र आ रहे थे, अब तो हमें 3 नज़र आ रहे हैं। और मसला हमारी टीम की मेंबर हैं मरियम बीबी जो हैं वो जिस तरह खेल रही हैं, तो मुझे लगता है हिट विकेट होने के बहुत बड़ा चांस है, बहुत बड़ा चांस है। अच्छा, एक चीज़ और है जो मेरी ज़ाती कन्फ्यूजन है, मुझे क्लियर नहीं हो सकी अब तक। काजी साहब ने भी ये बात की है कि हम जो पहले 137 नंबर पे पाकिस्तान था करप्शन के हवाले से, जब हम आए तो 116 पे चला गया, फिर PTI तो फिर ये 124 पे जा चुका है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि जब ये नंबर गेम ऊपर जाती है तो करप्शन कम होती है या ज़्यादा होती है, क्योंकि आमतौर से ये कहा जाता है कि मैं लेट्स सपोज कहता हूँ पाकिस्तान नंबर 1 पे है करप्शन में, फिर हम कहते हैं नंबर 2 पे है, तो जैसे जैसे डिजिट इंक्रीज होगा तो मीनिंग देयर में करप्शन कम हुई। अगर इनके दौर में 116 था, अब 124 हुआ है, तो ये करप्शन कम हुई है या ज़्यादा हुई है?
इस चीज़ को मुझे कन्फ्यूजन इस वाले। देखें बात यह है, करप्शन कम होना या ज़्यादा होना बहुत से फैक्टर्स हैं। अगर करप्शन के ऊपर मतलब आज से पुरानी गवर्नमेंट्स में आप देख लें, कभी इनकी अपनी गवर्नमेंट में इनके अपने किसी भी करीबी मियाँ साहब के साथी के ऊपर कोई केस बना? कभी नहीं बना। केस बना भी अगर किसी जगह पे, मुझे केस में वो नाम उनका मुझे भूल गया, राणा साहब जो उनका केस था एजुकेशनल, उसमें उसको किस तरीके से पाइल अप किया गया। फिर साहिवाल में जो बच्चों का जो है ना चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ऊपर जो मामला हुआ, उसको भी इन्होंने कवर कर लिया। जो केस जहांगीर तरीन साहब के ऊपर हुआ, ठीक है, वो दुनिया ने देखा किस तरीके से उनको सज़ा भी हुई, और अब जो केस उनके ऊपर दोबारा हुआ उस पर भी वो फ़िलहाल जो है वो उनका केस ट्रायल चल रहा है, वो उनको माफ़ी नहीं मिली। इसके अलावा भी जिनके केसेस होते हैं, अगर वो गवर्नमेंट के अंदर मौजूद हैं, इस्तीफ़े भी दिए हैं आपके सामने लोगों ने, बाबर अवान साहब के ऊपर जब केस बना। बड़ी अजीब सी चीज़ है, अभी आपने कहा है ये मोटरवे वाक़या हुआ, रेप केस हुआ, फिर हमने देखा रिंग रोड वाला जो स्कैंडल था वो भी सामने आया बलदियाती इंतखाबात से पहले, फिर हमने देखा कि आमिर कैनी साहब के हवाले से शुरू में जो एलिगेशन था, ये खान साहब कहते हैं जो काम नहीं करेगा वो घर जाएगा, वो एक सीट से दूसरी सीट पर चला जाता है, तो वो दूसरी सीट पे जाके कैसे ठीक हो जाए, फिर दूसरी से तीसरी सीट पे ये जो टोपियां बदलाई जा रही हैं, आप क्या समझते हैं, इसकी कारकर्दगी इंप्रूव हो रही है या कोई खाने पीने का एक सिलसिला बनाया जा रहा है? जिनके खिलाफ केसेस थे, देखें आमिर कैनी साहब के खिलाफ केस थे, तो आमिर कैनी साहब मिनिस्टर थे, मिनिस्ट्री से उनको हटा दिया गया, पार्टी तंजीम साजी के अंदर उनके ऊपर हटा दिया गया, फिर दोबारा उनको दे दी गई। नहीं, फिर देखिए एक बंदे का एक चीज़ सामने आ गई है, आपने एलिगेशन देखा, आपने उसको हटा दिया, फिर उसके बाद दोबारा आपने उसको विदाउट कंप्लीशन ऑफ कंप्लीटिंग इन्वेस्टिगेशन आपने उसको दूसरी पार्टी के अंदर तो इन्वेस्टिगेशन हुई है ना सर, हमारा मकसद आमिर कैनी साहब समझते हैं बरी हो गया पार्टी के, वहां से तो उनका क्लियर है मैटर ना, कोर्ट के अंदर तो उनका कोई केस गया नहीं, अगर वो कोर्ट में किसी जगह के ऊपर मौजूद लेके जाना था। बात तो फिर वही है कि हमने पार्टी के अंदर जो लीडरान थे उन्होंने चेक किया, चेक एंड बैलेंस तो मौजूद है, अगर चेक एंड बैलेंस मौजूद ना होता तो तरीन साहब भी जो है वो नूरे नज़र होते हैं। सबसे बड़े तो माशाल्लाह जो दोस्ती थी खान साहब की वो तरीन साहब के साथ, उसकी तो और भी कुछ वजूहात हैं, जहांगीर तरीन साहब जो नूरे नज़र ना हो सके। नहीं वजूहात कोई नहीं है, पार्टी मेंबर हैं और उन्होंने खुद भी चैनल्स पे आके पिछले दिनों में जो भी बातें हो रही थी उन्होंने खुद आके चैनल्स पे बताया कि इस तरह का मैं पीटीआई हूँ और हमेशा रहूँगा। ये बात ठीक हो गया। काजी साहब बैकडोर सेटलमेंट पे यकीन रखते हैं? जी अच्छा, पहले तो मैं ये आसिफ अब्बासी साहब की थोड़ी सी बात क्लियर कर दूं कि ये जो इंग्लैंड में भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, ये पाकिस्तान एसेट्स रिकवरी यूनिट इन्होंने सारा डेटा फ्रॉम किया। और दूसरी बात ये है कि जनाब जो अर्ज कर रहे थे कि पाकिस्तान 11वें पहले नंबर पे है करप्शन पे, और एक्चुअली ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल लेवल की एनजीओ है जो कि पाकिस्तान के दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक पे काम कर रही है और ये करप्शन फ्री दुनिया बनाना चाहती है। इनकी ये जो ग्राफ है, अगर आप ग्राफ मुलाहिजा फरमाएंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। 180 ममालिक हैं जिनको इन्होंने रखा हुआ है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो जनरली तो वो असेंडिंग में होना चाहिए, लेकिन चलें इनका कोई अपना है। ठीक है, ये इनका अपना एक सिस्टम है उससे। अब यानी कि इससे मुराद ये है कि अब करप्शन बढ़ी है। अच्छा, इसके बाद हम मजीद आगे आ जाते हैं तो बात कर रहे हैं कि बैकडोर सेटलमेंट। हमारी बैकडोर सेटलमेंट के लिए आप क्या कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को चंद दिन पहले ऑफर हुई और उन्होंने ऑफर ठुकरा दी है। हम तो किसी किस्म के भी सेटलमेंट पे नहीं है, हम तो अवाम की ताकत पे आते हैं। मुस्लिम लीग नून हमेशा अवाम की ताकत पे आई है और अब फिर भी दोबारा फिर अवाम की ताकत पे आएगी। अवाम हमारे साथ है, लोगों को पता चल चुका है कि हकीकत क्या है। उस वक्त मीडिया पे और बाकी जगहों पे जो प्रोपोगंडा झूठा चलाया गया था लोगों के सामने खुलकर सामने आ गया है। लोगों को पता चल गया है कि 50 करोड़ नौकरियां कहाँ पे हैं। मुझे ये इतनी बात बता दें कि आपने सी पैक में इस वक्त कितनी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, कितनी अखबारात में उसकी एडवर्टीजमेंट्स आई हैं, कितने चैनल्स पे उनकी एडवर्टीजमेंट आई हैं, कितने बंदे इंडक्ट किए गए हैं, कितने सिविलियन इंडक्ट किए गए हैं, कितने वो लोग जिन्होंने मास्टर्स किए हुए हैं, MBA किए हुए हैं, MSCs किए हुए हैं इंजीनियरिंग में और बाकी मामलात में, उनको कहाँ कहाँ जॉब्स मिली हैं और इस वक्त वो जॉब्स कौन लेके जा रहे हैं। अगर आसिफ अब्बासी साहब को ये सारा डाटा पता है तो काइंडली ये बताएंगे। हम तो बैकडोर सेटलमेंट के मामले में किसी तरीके से भी नहीं है। बैकडोर सेटलमेंट्स के कुछ हवालाजात तो मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन सी इदारे कहाँ कहाँ किन किन के हवाले कर दिए गए हैं। काजी साहब मुझे आप एक चीज़ बताइएगा, आप बता सकते हैं इस हवाले से कि अब तक
नवाज शरीफ साहब की ज़ाहिर है वो मेडिकल ग्राउंड पे गए थे, अब तक आने की कोई ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अब बार बार क़यादत की जानिब से कहा जा रहा है कि दिसंबर से पहले पहले हो सकता है नवाज शरीफ साहब वापस आएँ। अब ऐसी कौन सी सिचुएशन है, ऐसे कौन से हालात है, अगर बैकडोर सेटिंग नहीं आप समझते हैं 100% ऐसे ही है, ऐसे कौन से हालात व वाक़यात हैं कि जिसकी वजह से र्यूमर्स आना शुरू हो गई हैं, ख़बरें आना शुरू हो गई हैं कि कुछ होने जा रहा है? लेकिन इट्स डिपेंड्स अपॉन द हेल्थ ऑफ द मियाँ साहब। आपने देखा है कि मियाँ साहब अब अपने नवासे की शादी में भी शिरकत की है, वो ठीक थे। अब अगर आप ये रिपोर्ट्स दे सकते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उनके जो लोग बातें कर रहे होते हैं मियाँ साहब के बारे में कि जना वो यहाँ पे नहीं, उनकी दिल के अंदर 8 स्टंट्स डल चुके हुए हैं अब तक। और इनका उनका एक जहाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरी जहाँ तक एज पर इंफॉर्मेशन है, ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी हुई है। तो उनका दिल इस नाजुक हालत तक पहुंच चुका था कि वो यहाँ पे उसकी इलाज नहीं था। अब जब वहां पे वो रिकवर हो रहे हैं, तो जैसे ही वो रिकवर होंगे इंशाल्लाह वो पाकिस्तान आएंगे, उन्होंने पाकिस्तान फेस करना है। आप अभी तक की लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, कब तक नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे? नहीं, इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। जैसे ही उनकी हेल्थ ठीक होगी, वो इंशाल्लाह आके कोर्ट्स को भी फेस करेंगे और बाकी मामलात को भी देखेंगे। कोई आइडिया हो दिसंबर से पहले पहले जो क़यादत का बयानिया आया उस हवाले से, या कोई अदरवाइज ऐसी कोई चीज़ हो? आप देख समझते लें, हैं ये आपसे? डिपेंड करता है उनकी हेल्थ के ऊपर। अगर उनकी हेल्थ ठीक होगी तो वो आ जाएंगे, अगर उनकी हेल्थ ठीक ना हुई तो वो नहीं आएंगे। ठीक हो गया। अच्छा भाई साहब, आप समझते हैं कि इस हवाले से कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, उनको आना पड़ेगा, या अभी ऐसी कोई सिचुएशन आप नहीं देख रहे? नहीं, उन्हें आना उनके चाहिए, खौफ की वजह से वो नहीं उनका आएंगे। उनका उनके आना cases चाहिए, हैं ज़ाहिर यहाँ आना पे। चाहिए, वो तो आप कहते हैं, लेकिन सिचुएशन क्या नज़र आ रही है? नहीं, कोशिश कर रहे हैं हम, इंशाल्लाह वो आप कोशिश अगर कर वो रही हैं आएंगे, हाँ, इंटरपोल हमारी के पार्टी ज़रिए? कोशिश कर रही है कि वो किसी न किसी तरीके से उन्हें यहाँ पर लाया जाए, उन्हें यहाँ पे रखा जाए, मेहमान नवाजी उनकी की जाए। पहले वो यहाँ से चले गए, तो बात ये है कि भाई, मैंने आपको पहले कहा कि ये केसेस पीटीआई के नहीं थे, ये केसेस जो है वो पीपल्स पार्टी के थे, जिनके साथ इन्होंने उसके बाद बड़ा चार्टर्ड ऑफ जो है ना वो डेमोक्रेसी जो है वो इन्होंने रखा। ठीक हो गया। अब ऐसा मैं अभी वापस आता हूँ, ब्रेक के बाद यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, वापस आके बात करेंगे ज़ुबैर उमर स्कैंडल के हवाले से भी कि इसके पीछे क्या लॉजिक्स और वजूहात हैं। कहीं मत जाइएगा, वापस आते ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले जाने से पहले बात हो रही थी मुख्तलिफ हवालों से नून लीग की क़यादत के हवाले से, लेकिन अब काजी साहब से मैं पूछना चाहूँगा ज़ुबैर उमर के हवाले से कि ज़ुबैर उमर साहब का जो अभी स्कैंडल सामने आया लेटेस्ट, क्या ये वही धमकियाँ हैं, वही नतीजा है उसका जो कुछ अर्सा कबल दी जाती थी मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से, जब मलिक अरशद साहब जो साबिका जो जज थे स्पेशल कोर्ट के, उस वक़्त कहा गया था कि अगर लोग गद्दारी करेंगे तो उनको कुछ ब्लैकमेलिंग के अल्फाज इस्तेमाल, एग्जैक्ट मुझे वो वर्ड्स याद नहीं है। मैं काजी साहब से पूछना चाहूँगा, तो क्या वही सिलसिला है, यही कड़ियाँ आगे चलती आ रही हैं? क्या कहेंगे ज़ुबैर उमर साहब के हवाले से काजी साहब? जी, बड़ी वाजिया बात है। आप ज़रा ये देखिएगा कि ये वीडियो आई किस टाइम पे, जिस टाइम पे शायद खाकान अब्बासी साहब को क्लीन चिट मिल रही है, जिस टाइम पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब को क्लीन चिट मिल रही है, जिस टाइम पे सलमान शहबाज को क्लीन चिट मिल रही है। क्या पार्टी इतनी बेवकूफ़ है कि वो अपने बंदे की ऐसे वक्त में आके वीडियो लीक करेगी? हरगिज़ नहीं। ये वीडियो कहीं और से आई है, जो अवाम की तवज्जो शहबाज शरीफ साहब से हटा के ज़ुबैर उमर की तरफ जा रही है। अगर ऐसी ही वीडियोस की बात करनी है तो आसिया सालिया खटक है, हमारी एमपी है पीटीआई से, उनकी वीडियोस भी आ चुकी हैं। इससे पहले नैब के चेयरमैन है जावेद इकबाल साहब, उनकी वीडियो आ चुकी है। शेख रशीद साहब की वीडियो हरीम शाह के साथ जो बात करते हुए हरीम शाह ने लगाई है, वो आ चुकी है। देखें, बीइंग ए लायर, तो मेरी सबसे पहले बात यह है कि किसी ऐसी वीडियो के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, चाहे वो इमरान खान साहब के बारे में है कि वो सीप शोर के ऊपर जौन से हैं वो एक लड़की के साथ चल रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं। हम किसी भी ऐसी वीडियो पे यकीन उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कि उसकी फ्रांजिक ना हो, और फ्रांजिक होने के बाद भी उसका डेट और सीडीआर और बाकी सारी चीजें देखी जाएंगी।
उसकी डीवीडी देखी जाएगी, उसकी डीवीआर देखी जाएगी। एलिगेशन तो आ गया, एक मामला ओपन तो हो गया है। ये उस वक्त वीडियो आई है जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब के साथ कुछ मामला तय होने जा रहे थे ज़ुबैर उमर साहब के। उस वक्त ज़ुबैर उमर साहब के ख़िलाफ़ ये लाने वाला कौन है? क्योंकि प्रॉब्लम यही चीज़ आ रही है, यही चीज़ अंडर डिस्कशन है कि ये फिर ऐसे टाइम पे वीडियो लीक आउट करने का मकसद क्या था, रीज़न क्या था, आप क्या समझते हैं? भी वो स्पोक्स पर्सन है, एक्स गवर्नर है वो सिंध के, लेकिन अभी भी वो हमारी नून के स्पोक्स पर्सन है, उनको किसी ने ओहदे से हटाया नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब का बयानिया उनके बारे में पढ़ लें, मरियम साहिबा का बयानिया उनकी तरफ देख लें, बाकी पार्टी आला क़यादत का बयानिया उनकी तरफ देख लें, किसी ने भी उनके बारे में नेगेटिव बात नहीं की। जब तक फ्रांसिक से ये बात साबित नहीं हो जा सकती, ये किसी भी शख्स का पर्सनल मैटर है, एक बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि जब तक फ्रांसिक मैटर से बात साबित नहीं होगी, हम किसी को भी इसके बारे में आप ये नहीं कह सकते कि वो शख्स ऐसा है। और ज़ुबैर उमर साहब तो वैसे भी माशाल्लाह उनका एक कद आवर वो सियासतदान है, एक लंबी जिंदगी उनकी सियासत में गुजरी है, वो ऐसी हरकत कर भी नहीं सकते, और ना ही हमारी क़यादत की तरफ से कोई ऐसी बात आ सकती है कि वो एक साइड से, वो अभी भी उसी तरह ही है, वो शहबाज शरीफ साहब के साथ भी उसी तरह ही है, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के साथ भी उसी तरह है। और मैं दूसरी बात क्लियर करना चाहूँ कि यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा के दरमियान किसी किस्म की भी कोई कंफ्लिक्ट या सर्द जंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ। अच्छा ये बताइएगा, आप ये कहते हैं किसी किस्म का भी ये मामला तो ये पर्सनल इशू है, जब एफआईआर रजिस्टर होती है सरकार की मुद्दत में, ये पर्सनल इशू कैसे रह जाता है? नहीं, अभी एफआईआर होने देना, एफआईआर आप दर्ज करवाएं, आप एलिगेशन लगाएं, उसके बाद ये सरकार होगा ना, इस वक्त तो नहीं है, इस वक्त तो पर्सनल मैटर है किसी भी शख्स का। ठीक हो गया। अब्बास साहब आपसे पूछना चाहूँगा, 6 लड़कियाँ जो बयान दे चुकी हैं इस हवाले से, जिनके नाम सामने आ चुकी हैं कि हमारे साथ हमें नौकरियों का झांसा देकर ज़बरदस्ती ये सब किया गया, कुल 11 लड़कियों के नाम आ रहे हैं जिनकी अभी तलाश या इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी तक एफआईआर नहीं हो सकी है, हुकूमत किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन करना, सबसे पहले तो मैं ये कहता चलूँ, मैंने आपको पहले कहा कि मरियम बीबी जो है ना वो हमारी टीम की तरफ से वो एज अ ओपनिंग बैट्समैन प्ले कर रही हैं, पहले भी करती रही, अभी भी कर रही हैं। ये वीडियोस का जो कल्चर है ये पाकिस्तान में मरियम बीबी और उनकी सोशल मीडिया टीम लेकर आई, वो जज अरशद मलिक साहब के हवाले से हो या उसके बाद अब ज़ुबैर साहब के हवाले से ये वीडियो आई है ऐसे मौके पे, क्योंकि ये जब वो गवर्नर थे तो उस टाइम पीटीआई गवर्नमेंट में नहीं थी, वो जो है वो पीपल्स पार्टी का दौर था। तो अब ये एलिगेशन हम पर भी नहीं लग सकता कि ये इन्होंने बनवाई या इन्होंने इस तरीके का काम किया। तो अगर बात है कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई या उस वक्त जो है पीपल्स पार्टी ने बनाई, तो वो तो उनके साथ मरियम बीबी जो है वो पीपल्स पार्टी के डेस्क के ऊपर खड़े होकर उन्होंने नारा मारा है कि जिए भुट्टो, पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। ये तो अब अगले इलेक्शन में वो इनको बताएंगे कि किस तरीके से ये जो नारे मारे गए हैं इसका जो खमियाजा है वो इन्होंने कैसे भुगतना। बाकी ये किसी का पर्सनल इशू है जी। अभी तक तो उस वीडियो के ऊपर मैं इसलिए कमेंट नहीं करूंगा कि एक तो वो जो है वो असद उमर साहब के भाई हैं, और दूसरा ये असद उमर साहब पीटीआई में है, तो जाहिर है ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा इस हवाले से थोड़ी सी रिजर्वेशन। अच्छा, महंगाई के हवाले से बता दीजिएगा, आखिरी बात हम करेंगे कि टाइम थोड़ा सा रह गया। महंगाई के हवाले से बता दीजिएगा, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है, डॉलर रेट बढ़ रहा है और पेट्रोल बढ़ रहा है, चीज़ें हर चीज़ बढ़ती जा रही है, महंगाई। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे एक प्रोग्राम हुआ था तो उसमें मैंने ये बात की थी कि हमारा सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो महंगाई है। हम एक्सेप्ट करते हैं इस बात को, और मैं मेरे अलावा भी जितने लीडर्स हैं, नहीं कब तक एक्सेप्ट करेंगे? आपसे मेरी तकरीबन 4-5 महीने पहले ये बात हुई थी, उस वक्त महंगाई कुछ शायद और थी, आज भी महंगाई और बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक्सेप्ट कर लेने से भूखे की पेट का पेट भर जाएगा। जनरली देखें, ये ओवरऑल अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो महंगाई का स्कोप पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। अगर ये पेट्रोल का, लंदन के अंदर पेट्रोल की लाइन्स लग गई, आज क्रूड ऑयल लंदन में $80 पर बैरल है, आज का रेट है ये, ठीक है। तो $80 पर बैरल के ऊपर जो है वहाँ पे पेट्रोल की जो प्राइजेस हैं, ऑब्वियसली बात है ये इंटरनेशनल गेम चेंजिंग वो सिस्टम है ना। और डॉलर के बारे में क्या कहती है? डॉलर के बारे में फिर वही बात हो जाएगी, अगर मैं कहूँगा कि पिछली गवर्नमेंट की बात है तो ये करते करते बहुत सी बातें हो गई। नहीं, हमें इसको कूप करना पड़ेगा, हमें महंगाई को कंट्रोल करना पड़ेगा। हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो गरीब आदमी जो है वो सफ़र कर रहा है। आप इस मेरी बात को सेकंड करेंगे कि बलदियाती इंतखाबात में जो शदीद नाकामी का सामना करना पड़ा वो सिर्फ महंगाई की वजह है? उसमें 2 फैक्टर हैं जी। मैं खुद जो है ना वो ग्राउंड लेवल का वर्कर भी हूँ और तंजीम का मेंबर भी हूँ। उसमें 2 वर्कर हैं। एक तो ये नून ने पीटीआई को हराया,
इससे कई ज़्यादा पीटीआई ने पीटीआई को हराया। बस मैं इससे ज़्यादा इस हवाले से आप समझते हैं पीटीआई में दरारें पड़ चुकी हैं? ये पीटीआई के अंदर ये पहले से ही, अगर खान साहब की पुरानी आप कुछ एक दो स्पीचेज है बहुत पुरानी, उसमें खान साहब ने खुद कहा था कि पीटीआई को हराती है। बिल्कुल ठीक है। काजी साहब 1 मिनट में प्लीज बताइएगा महंगाई के हवाले से आप। जी 1 मिनट बताइएगा। 122 अरब डॉलर कर्जा, और इतना बड़ा ये कर्जा बढ़ा चुके हुए हैं, और उसके बाद अवाम को इंसेंटिव भी नहीं दिया। और दूसरी बात, परेशानी की बात जो सबसे बड़ी ये है कि जब आपने कर्जा लिया है तो आपने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, मैंने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, रुपए की कदर में या किसी भी करेंसी की कदर में कमी तब होती है जब रिजर्व स्टेट बैंक के पास खत्म हो जाते हैं, सोना खत्म हो जाता है, गोल्ड जो एसेट्स है जिसके लेवल से किसी भी कंट्री की जो वैल्यू है, करेंसी रेट, वो बढ़ता है। इट्स मीन्स कि ये बाहर से कर्जे भी ले रहे हैं और स्टेट बैंक को भी ये खा गए हैं, ये खाली कर गए हैं स्टेट बैंक को। स्टेट बैंक अब खाली हुआ है। जिस वक्त किसी भी मुल्क की करेंसी रेट कम होता है, इट्स मतलब ये है कि स्टेट बैंक के पास या कोई भी सेंट्रल बैंक है किसी भी मुल्क का, उसका रिजर्व खत्म हो गए हैं। ये रिजर्व खत्म कर रहे हैं, ये मुल्क से चोरी कर रहे हैं, एक एक चीज चुरा के ये ले जाएंगे। और उस वक्त ये नियाजी साहब ने मोड़े पे रखना है पढ़ना और कहना है तुसी जानो ਤੁਹਾਡਾ काम है चले आजे, ना बच्चे थे ना कोई और। ये मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं, ये रिजर्व चूस के ले गए हैं रिजर्व्स, और कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। पिछले 70 सालों में इतना कर्जा नहीं लिया गया जितना अब हुआ है। पिछले 70 सालों में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी अब हुई है। 70 सालों में चीनी 50 पे पहुंची, ये 100, अगले 3 सालों में ये 110 पे ले गए। 70 सालों में पेट्रोल 64 पे पहुंचा, ये 128 पे ले गए। 70 सालों में खाद की बोरी 3000 पे पहुंची, ये 7500 रुपए में ले गए 3 सालों में। इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। 70 साल तक कश्मीर मुतनाज़े था, आज कश्मीर भारत की स्टेट बन गया है, और एक गोली नहीं यहां से चलाई गई। और ये कह रहे हैं कि हमारी अच्छी और उम्दा खारजा पॉलिसी है। एक महंगाई नहीं, ये हर शोबे में हर जगह पे ये नाकाम हो चुके हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों की तशरीफ आवरी का, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, नून लीग के हवाले से तो हमें की तरफ के लिए एक ये बड़ा कि पत्ता है जिसको वो बार बार कैश कर रही हैं, और पीटीआई की एक नाकामी है इस हवाले से जो वो बार बार एडमिट भी कर रही हैं कि महंगाई उनके हमेशा गले पड़ी है और महंगाई को वो कंट्रोल करने में हमेशा से नाकाम रही हैं। देखना है ये है कि क्या सिर्फ ये एक्सेप्ट कर लेने से कि हाँ जी ये हमारा फॉल्ट है, ये हमारी गलती है, हमें इसको इम्प्रूव करना है, क्या गरीब का पेट भर जाएगा, मुल्क दुरुस्त समित पर चल पाएगा? अगर नहीं तो सलूशन क्या होगा? क्या यही वजूहत हैं कि नून लीग की जो आला क़यादत है उनको ग्रीन सिग्नल मिलना हो गया, उनके हालात बनना शुरू हो गए? क्या इन्हीं वजूहात की वजह से आइंदा इलेक्शन में एक बार फिर नून लीग नजर आ रही है, नजर आ रही है, काम करती हुई नजर आ रही है? क्योंकि एक तरफ तो ये कहा जा रहा था कि अब नून लीग अपना सियासी तौर पे ख़त्म हो जाएगी, अपना जनाजा उसका निकाल दिया जाएगा, निकल चुका है, लेकिन अब एक दफ़ा फिर कोई सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। देखना ये है हकीकत क्या है। इसी वाले से आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अगले प्रोग्राम फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।